नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी की युवा नेता और शहर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह हैं। आज हम ऋचा सिंह से बहुत ढेर सारी समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी के बारे में और राजनीति के बारे में बात करेंगे। ऋचा जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बीच समाजवादी आंदोलन कमजोर हुआ है? देखिए, समाजवादी आंदोलन बहुत मजबूत हुआ है मेरी नजर। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से हम विपक्ष में हैं और लगातार जनता के सवालों को उठा रहे हैं। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई, लोहिया जी के जो विचार थे और जो पूरा समाजवादी विचारधारा थी, उसको लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं। हम लोगों ने समाज के उस अंतिम व्यक्ति की बात की है जिसका नाम समाजवाद है। हमने उसकी बात की है जो व्यक्तिवाद से समूहवाद की ओर ले जाता है, जो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है, जो समाज की बात करता है। मेरा ये कहने का मतलब है, जो 1989 के दौर में समाजवादी आंदोलन चले, जनता दल कई पार्टियों को मिलके बनी, एक मंच बना, इतना उनको सफलता मिली, देवगौड़ा साहब, गुजराल साहब, ये सब प्रधानमंत्री उसके बने, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी बने। उस तरीके का जो समाजवादी आंदोलन है वो आज के दौर में नहीं दिख रहा है कहीं भी। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां समय समय पर अपनी घटनाएं घटित करती हैं और उस समय की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी। आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी हैं और हर दौर की, हर युग की अपनी परिस्थितियों को देखकर समाजवादी पार्टी या विचारधारा अपना आंदोलन तय करती है और इस दिशा में आगे बढ़ती है। इससे बड़ा प्रमाण समाजवादियों का क्या हो सकता है कि हमने विपक्ष में बैठने का, और हमने जिस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, लोगों को समाज में नफरत की राजनीति का सहारा लिया। हमने विपक्ष में काम करने के बावजूद, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक जितना काम किया, हमने काम के बावजूद विपक्ष में बैठने का जो है फैसला लिया, लेकिन हमने नफरत की राजनीति की। समाजवादी आंदोलन का मतलब ही है समाज को एकजुट करना, समाज की व्यवस्था को मजबूत करना और अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ना, और अब उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा ऋचा जी, आप तो पढ़ी लिखी नेता हैं, एक जानकारी आप और अपने क्या सोचती हैं कि क्या वजह है कि समाजवादी लोग कभी एक मंच पर एकजुट नहीं रहते हैं, वो बिखर ही जाते हैं? देखिए, इस पे चूंकि जैसा आपने कहा भी कि मैं युवा हूँ और बहुत सारे लोगों पे टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि समाजवादी लोग एकजुट नहीं है। समाजवादी लोग समय समय पर एकजुट हुए हैं और आगे जब भी समय आएगा तो समाजवाद की जो विचारधारा है वो एक साथ खड़ी होगी। लेकिन इस समय देश में समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है और पूरी समाजवादी पार्टी एकजुटता से खड़ी हुई है। चलिए मैं इस पर आपसे थोड़ा वाइड लेवल पूछता हूँ। समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व केवल समाजवादी पार्टी करती है, बीजू जनता दल भी करता है, कि जो है लोकतांत्रिक जनशक्ति भी करती है? मतलब इस तरीके का मेरा कहने का मतलब है कि बीजू जनता दल भी तो करता होगा समाजवादी का ही, या नीतीश की पार्टी भी शायद यही करती है, आरजेडी भी जो समाजवादी विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्र लेवल पर समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी है नहीं। देखिए, राष्ट्र लेवल पे ये बात सही है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में समाजवादी विचारधाराएं काम कर रही हैं और जब जब जरूरत पड़ी है ये समाजवादी विचारधाराओं ने एक मंच पर आने का काम किया है और जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर ये समाजवादी विचारधाराएं एक मंच पर आएंगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि राजनीतिक परिघटनाएं हर स्थिति को तय करती है और आने वाली स्थितियों में फिर से तय होगा कि समाज, लेकिन जो भी समाजवादी लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को, जो लोहिया को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी, देखिए, आप अपने क्षेत्र में रहकर काम करें, हम अपने क्षेत्र में काम रहकर करें, लेकिन अगर हम एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस विचारधारा का ही काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि विचारधारा, समाजवादी विचारधारा सिर्फ सत्ता के पीछे नहीं भागती है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो कि अपने शोकेस में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को रखते हैं, लेकिन अपने वो बेचते हैं अडानी और अंबानी की पूरी विचारधारा को फॉलो करते हैं। हम लोहिया को मानते हैं और हम लोहिया के विचारों को जीते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय का नाम तो ले, लेकिन हम सरकार अडानी और अंबानी के इशारों पे चलाएं। अच्छा नेताजी, आपको ये नहीं लगता कि इधर कुछ सालों में, कह लीजिए लगभग 8-10 सालों में
तुष्टीकरण राजनीति के स्थान पे जनता ने ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाया। देखिए, पिछले 8-10 सालों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति के आधार पर राजनीति की है, समाज को बांटने के आधार पर राजनीति की है, इसीलिए हर वर्ग को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। लेकिन अब जनता समझ रही है और जनता, आप ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है कि नफरत की राजनीति सिर्फ समाज का नुकसान करती है। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और जो दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं वो उनकी भी बात अगर कर लें तो उनको पता चलेगा कि ये लोग समाज को एकजुट करने की बात करते थे। एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश, एक ऐसी। तुष्टीकरण पर आप नहीं बोल रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति पहले हुई थी या नहीं? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, ध्रुवीकरण की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी समाज के लोगों की राजनीति करती है, जनता के सुख दुख की राजनीति करती है, और वो उनके लिए लड़ रही है। इसी पर मेरा एक अगला सवाल है, क्या वजह आप मानती हैं कि काम करने के बावजूद एक नेता फेल है और काम ना करने के बावजूद एक नेता पास है? अभी जिस चीज की बात आप कर रहे थे, जिस ध्रुवीकरण को उन्होंने किया, और मैं बार बार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हम अपने काम को बेच नहीं पाए, वो अपने जुमले बेच गए। इसलिए जो काम करने वाले थे वो सत्ता से बाहर बैठे हुए, माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम को बेचा नहीं। आप देख सकते हैं कि आज हम लोग इस समय प्रयागराज में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, किस तरीके से समाज का नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं परेशान है, उसका अंदाजा पूरे समाज में उस वक्त पे और ज्यादा लग गया जब हम कोविड-19 के एक बुरे दौर से गुजरे। आज देश के युवाओं के पास रोजगार के संकट से हम लंबे समय से जूझ रहे थे। ये सवाल है मेरा आगे, अभी तो हम सैद्धांतिक सवाल पर थे, आप ये बताइए, राजनीतिक सवाल मेरा अगला है। आपको नहीं लगता कि आप प्रदेश स्तर की भी नेता हैं, आपको नहीं लगता कि जो है सपा बसपा का गठबंधन जल्दबाजी में हुआ, और हुआ भी तो उसकी असामयिक राजनीतिक मौत हो गई? देखिए, ये फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया था, और उसका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, उसके परिणाम जो भी आए हो, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि वो सिर्फ इसको एक फेल्योर के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीतिक परिघटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। समय समय पर राजनीतिक परिघटनाएं अलग अलग तरीके से जो है परिणाम देने का काम करती हैं। नेताजी, आप एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए प्रदेश में एक बृहद फेडरेशन की जरूरत है? देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है प्रदेश की, और पूरे प्रदेश की नजरें समाजवादी पार्टी के ऊपर है, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगी। कहने का मतलब किसी फेडरेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं, और मैं फिर कह रही हूँ कि क्या राजनीतिक परिस्थितियां आएंगी वो उस समय देखकर, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। सपा बसपा गठबंधन नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं गठबंधन ये पार्टी के बड़े नेता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। नहीं, आफ्टर फेलियर तो कुछ एग्जामिनेशन किया होगा? बिल्कुल, एग्जामिनेशन किया गया है, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन देखिए, सपा और बसपा जिस समाज की राजनीति करती थी, उस समाज के लोग एक होकर अब समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने लगे। बहन जी ने अपना कहीं ना कहीं विश्वास जनता के बीच में खोया है। अब उस नेतृत्व के साथ अब उनका समाज भी जाने के लिए तैयार नहीं है। खुशी की बात यह है कि वो समाज भी, जो बहुजन समाज था, वो अब समाजवाद के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर लें, जो डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, तो सामाजिक न्याय समाजवाद से ही संभव है। वो समाजवाद के रास्ते ही सामाजिक न्याय आ सकता है। चलिए, हम इस पर बात करते हैं कि आम पब्लिक की बात आप कर रही हैं कि जो है समाजवादी का सिद्धांत है कि आम जनता तक जो है कोई भी लाभ पहुंचे। आज गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? और समाजवादी के पास, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी के पास, पार्टी की बात करता हूँ, क्या उपाय है उसको सुधारने का? देखिए, इस समय जो अर्थव्यवस्था का हाल है, वो मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में सबसे बुरी तरीके से इस समय हमारी अर्थव्यवस्था जूझ रही है।
मुश्किलों से। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में फैसले लिए, उसने रोजगार का सृजन नहीं किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप देख सकते हैं कि रोज दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं और जो है ट्रेड शोज लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी कंपनियां समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, HCL से लेकर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपने उद्योगों को स्थापित किया, जिससे तमाम लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अब वही कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध के उत्तर प्रदेश से वापस जा रही हैं। क्या वजह हो सकती है? सरकार उनको जो है वो सरकार की नीतियां, वो सरकार में वो काम नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार में खुला भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है। इस लूट में कोई भी कंपनी कैसे काम करेगी? कंपनियों ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और अर्थव्यवस्था, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी का क्या जो है उपाय रहेगा अगर बाई चांस आप सत्ता में आते हैं? नहीं, बाई चांस नहीं, मैं आपको बता दूं कि सत्ता में अगर आप 2022 आते हैं, में 2022 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है। और जिस तरीके से पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में आप देख सकते हैं, चाहे वो समाजवादी एम्बुलेंस हो, चाहे वो नौजवानों के लिए लैपटॉप बांटने का काम हो, कन्या विद्याधन योजना हो, साइकिल ट्रैक बना, आप रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे जितनी भी भर्तियां हुई, शिक्षक भर्ती हुई, पुलिस में तमाम भर्तियां हुई, पुलिस का पूरा मॉडिफिकेशन अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस मॉडिफाइड हुई। आज आप देख सकती हैं जो जगह जगह चौराहे पे डायल 100 खड़ी कर रहती है, जिसका उन्होंने नाम बदल दिया। नाम बदलने के सिवा उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने प्रयागराज का भी, इलाहाबाद का भी नाम बदल दिया। जबकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप और हम तो इलाहाबाद से आते हैं, और आप जानते हैं कि इलाहाबाद तो हमेशा से प्रयागराज था। इलाहाबाद की पहचान ही त्रिवेणी और संगम और प्रयागराज इलाहाबाद रहेगा, उसमें कोई ऐसी बात बिल्कुल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपकी राजनीति जो जनता के मुद्दों पे और जन भावनाओं को लेकर होनी चाहिए थी, वो नाम बदलने को लेकर, विपक्ष के नेताओं को जो है टारगेट करने को लेकर है। आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये सवाल मेरा अगला है, अभी रहेगा राजनीति में। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बदले की राजनीति कर रही है? बदले की राजनीति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी को बड़े लंबे वनवास के बाद सत्ता मिली, और उनको ये भी पता है कि अगर एक बार वनवास के बाद सत्ता मिली और दोबारा वनवास आया तो वो वनवास आसानी से समाप्त नहीं होगा। वो पूरे खुले तौर पर बदले की राजनीति कर रही है, और सारी राजनीतिक नैतिकताओं को उन्होंने ताक पर रख दिया है। यानी कि विधायकों को तोड़ना, ये करना। बिल्कुल, आप देखिए ना कि किस तरीके से खुलेआम विधायकों को खरीदा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और तो और हम लोग इलाहाबाद में टहल रहे हैं, इस समय इलाहाबाद में चल रहे हैं, आपके साथ बातचीत हो रही है। आप ये देखिए कि अपने लोगों के ऊपर से मुकदमे वापस ले लेना, तो आप कहीं ना कहीं आपने पूरी, देखिए समाज और देश कानून की व्यवस्था से चलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी कानून के शासन को समाप्त कर दिया है। और ये कहते हैं कि पार्टी, देखिए देशभक्ति और देश, इनको समझना होगा कि सरकार देश का पर्याय नहीं है। वो सरकारें तो बदलती रहती, सरकारें बदलती भी रहती हैं, और सरकार देश का पर्याय नहीं है, देश रहना चाहिए। अभी आप देखिए कि कल की जो घटना है, उस पर मेरा अगला सवाल है, क्या विदेश नीति जिस तरीके से आजकल नेपाल से भी खटपट चल रही है, पाकिस्तान का नाम लेकर तो चुनाव अपने यहाँ जीता जाता है, साथ में चाइना से भी प्रॉब्लम है, लंका का भी झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है, ये विदेश नीति में जो डिफरेंस आया है, आपको लगता है कि ये अच्छा सिग्नल है भविष्य के लिए? नहीं, ये भविष्य के लिए बहुत खराब सिग्नल्स है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उसी तरीके से हमारी विदेश नीति भी चौपट हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश घूमने का काम तो बहुत किया, विदेशों के साथ विदेश के लोगों को बुलाने का भी काम बहुत किया, लेकिन क्या कारण है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, मुझसे बेहतर वो देंगे। कि कल तक जिनको आप बुला के देश में झूला झुला रहे थे, कल उन्होंने आपके 20 जवानों को मार दिया। जवानों से अधिक जवान, बहुत सारे जवान लापता है। और पिछले, ये तथ्य कहते हैं कि पिछले 40 सालों में इतना बड़ा घटना 62 के बाद पहली बार इस तरह की झड़प हुई, इस तरीके की झड़प हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को
इस पे मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप नेपाल की बात करें, नेपाल ने अभी अपने जो है संसद में आपके 2-3 क्षेत्रों को नक्शे को दिखा दिया है। नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज वो भी आपके साथ नहीं खड़ा है। तो ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है नेपाल ने कि आप उनके साथ भी अपने संबंधों को बरकरार नहीं रख पाए। और विदेश नीति ये कहती है कि आपके अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन आज आपके सारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो चुके हैं। और जिस अमेरिका का आप गुणगान करते थे, वो अमेरिका भी आपको समय पड़ने पर बार बार आंख दिखाता है। तो मोदी जी को इस बात को सोचना चाहिए कि देखिए, जब जब देश की बात आएगी तो पार्टी हित से ऊपर उठकर पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जब देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो कि देश हित के ऊपर पार्टी हित को रखती है। बिल्कुल। नेताजी, अब हम क्षेत्रीय राजनीति थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय राजनीति पर बात करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ले जाना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव में आपको नहीं लगता कि अति उत्साह में प्रत्याशियों का चयन गलत हो गया, साथ में 85 और 15 का नारा देकर के चूक हो गई नेताओं से? देखिए, प्रत्याशियों का चयन नहीं गलत था। ये पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं, पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनती है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने जुमलों को बेचा, जिस तरीके से जनता को तमाम तरीके के स्वप्न की दुनिया दिखाई, उससे परिणाम वो नहीं आए जो हम लोगों ने सोचे थे। लेकिन ठीक है, हम लोग आगे मेहनत करेंगे और फिर से नई रणनीति के साथ चुनावों में उतरेंगे। कहा जाता है कि ऋचा सिंह जहां जाती हैं वहां लोगों के दिलों में घर बना लेती हैं, छा जाती हैं। शहर पश्चिमी विषय में कितना सही है? शहर पश्चिमी के विषय में 100% सही है। मैं इस बात के लिए ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और शहर पश्चिमी की जनता को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शहर पश्चिमी की जनता ने मुझे बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद और प्यार दिया। मैं जितना वोट पाकर शहर पश्चिमी में हारी, लोग उतना वोट पाकर शहर पश्चिमी में जीत जाया करते हैं, विधायक हो जाते हैं। तो जनता का आशीर्वाद भी मिला, प्यार भी मिला। बाकी जीत और हार ये राजनीतिक परिघटना है, होती रहती है। और नहीं, अब शहर पश्चिमी की बात मैं करूं, शहर पश्चिमी से कई बार विधायक रही पूजा पाल, वो आज समाजवादी पार्टी में है और कहा जाता है कि एक बहुत ताकतवर महासचिव के बड़े करीबी भी हैं। अब ऋचा सिंह 2022 का चुनाव शहर पश्चिमी से लड़ेंगी या शहर उत्तरी से? देखिए, बिल्कुल जो है पूर्व विधायिका जी हमारी पार्टी में है और हमारी पार्टी की आप एक्सेप्टेंस का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी के साथ हर समाज जुड़ रहा है और हमारी पार्टी ने लोगों को जोड़ा है। रही मेरे चुनाव लड़ने की बात, तो मैं स्पष्ट तौर पे आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा। हम लोग समाजवादी आंदोलन को मानते हैं, मैं समाजवाद को मानती हूँ, मैं लोहिया जी को मानती हूँ, मैं माननीय नेताजी को मानती हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को मानती हूँ। वो जो भी तय करेंगे वो होगा। लेकिन मैं आपसे उसके साथ ही एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं लगातार शहर पश्चिमी में लोगों के सुख और दुख में उनके साथ खड़ी हुई हूँ। आज उनके दिलों में मेरा घर बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बड़ी कोई जीत हो सकती है। और वर्तमान विधायक तो वहाँ के अप्रवासी नागरिक हो चुके हैं। उस पर भी बात करेंगे। आज ऋचा सिंह जो है शहर पश्चिमी जब जाती है, क्या समस्या वहाँ देखती है? देखिए, शहर पश्चिमी कई मायनों में इलाहाबाद जैसे शहर जो कि प्रयागराज हो चुका है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। एक और मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 विधानसभाएं हैं इलाहाबाद में, उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो शहर पश्चिमी की है। शहर पश्चिमी की में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गांव और शहर दोनों मिले हुए हैं। तो शहर की अपनी विकास की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि अगर फैक्ट्रीज की बात कर ली जाए तो वो वहाँ पे नहीं लगी है। अगर आप गाँव की तरफ चली जाए तो गाँव में सड़कें नहीं है, हैंडपंप नहीं है, नालियां नहीं है। नेताजी और कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे जो है जो वर्तमान विधायक हैं, वो सरकार की कैबिनेट में स्थान रखते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, वर्तमान माननीय विधायक जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम को नीचा है।
लेकिन मैं आपसे बताती हूँ कि वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम को भी बेच सकते हैं, उनके खानदान से भी हो सकते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की असली उत्तराधिकारी ऋचा सिंह है। वो इन मायनों में है क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से लाल बहादुर शास्त्री जी आते थे, एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक संघर्ष के दौर से निकलकर वो आते थे, उसका प्रतिनिधित्व ऋचा ने किया है। देखिए मैडम, आपने अभी बहुत सही बात कही कि कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इस तरीके के विकास नहीं हुए हैं, रोजगार परक विकास नहीं हुए हैं। ये हम लोगों ने पिछली सरकारों में भी देखा था, ऐसी चीजें नहीं हुई थी। देखिए, इसके तो जो अलावा विपक्ष वहाँ पे में पूरा जो है, मैं थोड़ा सा सिद्धार्थनाथ का वो नहीं कर रहा। हम लोग जाते थे, 60 फीट रोड बहुत खराब थी, झलवा में एक सड़क थी बहुत खराब थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग पूछते थे कि कब बनेगी। लेकिन आज के दौर में सड़कों का तो वहाँ विकास दिखता है। इसके अलावा क्या मूलभूत आवश्यकता जो होना चाहिए? देखिए, आपको केवल कुछ सड़कों का विकास दिखता है। जो मुख्य सड़कें थी उनको ऊपर से बना दिया गया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी भी वहीं से निकलते हैं और जो है सिद्धार्थनाथ जी भी वहीं से निकलते हैं, तो कुछ सड़कों को बना दिया गया है। लेकिन आप बात करिए कि जो गांव की स्थिति है, या अगर आप 60 फीट रोड के बगल की रोड में चले जाएं तो आपको ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी कि जहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या है। पूरे करेली क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि हमारे वर्तमान विधायक को इतना ज्यादा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की नीति में वो पड़े हुए हैं कि करेली में पिछले 4 दिन से जो है बिजली की समस्या है, और ये सिर्फ पिछले 4 दिन से नहीं है, ये लगातार। तो इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में जहां 24 घंटा बिजली आती है और आनी चाहिए, वहां पे शहर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे 12 घंटे बिजली नहीं आ रही है। शहर पश्चिमी के गांव में अगर आप चले जाएंगे तो मैं आपको एक अंतिम गांव बता दूं, मैनापुर गांव है, आप कभी वहां जाइए तो आपको पता चलेगा कि स्थिति ये है कि अगर वहां पे एक बच्चे को कुत्ता काट ले तो उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती। रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए, रेबीज इंजेक्शन तो देखिए बहुत दूर की बात है। वहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है कि किसी को अगर जरूरत है तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा हो सके, जबकि वर्तमान विधायक वहाँ के जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, अब वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं, क्योंकि उनका भरोसा बड़ा कद है। नहीं, बड़ा कद से बड़ा, उनका कद जरूर बड़ा है, लेकिन उनकी सोच सरकार में मैं कह रहा हूँ, उनकी सोच बहुत छोटी है, जो ये मानता हूँ कि बच्चे तो मरते ही हैं अगस्त में। उन्होंने ऐसा तो फिर उनके लिए शहर पश्चिमी विधानसभा के लोगों को भी उन्होंने यही समझ रखा है कि जनता तो मरती है और वो सुखों का भोग कर रहे हैं, और मैं जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख को बांट रही थी। चलिए नेताजी, मेरा एक अगला सवाल है कि ऋचा सिंह ने अपने दिमाग में शहर पश्चिमी के विकास के लिए क्या फिगर बनाया हुआ है? क्या करेंगी अगर वो विधायक होते हैं? देखिए, शहर पश्चिमी की जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा, और या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2022 में आ जाएगी, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि एक तो वहाँ पे जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम, आप जानते हैं कि किस तरीके की गतिविधियां तमाम तरीके की होती हैं, लोग अपने आप को, आम जनता सुरक्षित महसूस कर पाए, आम जनता ये महसूस कर पाए कि वो एक ऐसे समाज में है जहाँ पे उसकी जान माल को कोई खतरा नहीं है। इसके लिए उनके मनों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए जो हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। और मैंने आपसे जैसा कि कहा कि वहाँ पे उद्योग के जो रास्ते हो सकते हैं उनको खोला जाएगा, फैक्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज स्थापित हों, और कैसे हमारा शहर पश्चिमी का शहर ऐसे कनेक्ट हो सके कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए। इसके साथ ही साथ गाँव में जो है चिकित्सा पहुंचे, शिक्षा पहुंचे। देखिए, आप ये भी बात सही है कि शहर पश्चिमी को अगर आप देख लें तो वहाँ पे बड़े बड़े आपको कॉलेजेस दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन क्या उन बड़े कॉलेजेस के अंदर गरीब लोगों का कोई स्थान है? क्या गरीबों के लिए कोई सुविधा है? क्या उनके बच्चों को कम फीस पे पढ़ाई करने को मिल पाती है? तो इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं जो समाजवाद कहता है कि अर्थ किसी के आड़े ना आए, ना अर्थ आपको कोई चीज प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता हो, लेकिन अर्थ आपके इस आड़े भी ना आए कि आपको शिक्षा और चिकित्सा ना मिल पाए, तो जनता के बीच में रहकर हम लोग उस काम को करेंगे। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए कि जैसा कि आप तो कोरोना संकट के दौरान आप एक्टिव भी रहती हैं, आपने एक लाइन लिखा कि कहीं जो है होर्डिंग नहीं लगी हुई है, कैसे कोरोना से बचा जाए, दूसरे दिन होर्डिंग लग गई इलाहाबाद में। इस तरीके से आपके जो प्रयास रहते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। अब ये बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में चुनाव बहाली क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में चुनाव बहाली लगभग हो चुकी है। जो पिछले हमारे कुलपति थे रतनलाल हांगलू जी, उनको उनकी जो है जिस तरीके से वो छात्र संघ पर हमला कर रहे थे, या महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, उसको लेकर हम लोग ने पूरा आंदोलन चलाया था।
और जिस कुलपति को उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, उसको विपक्ष के हम कुछ तमाम मुट्ठी भर नौजवान मिलकर और लड़कियां मिलकर उखाड़ फेंके, तो उनको हटाया भी गया, उनको हटना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ही छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, लेकिन वर्तमान में छात्र संघ बहाली का पूरी तरीके से निर्णय हो चुका है। कब तक छात्र संघ चुनाव, अब चूंकि बीच में कोविड आ गया, नहीं तो जरूर सत्र शुरू होते ही जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो जरूर पूरी होती, लेकिन विश्वविद्यालय को चुनाव कराना पड़ेगा क्योंकि छात्र संघ मौलिक अधिकार है। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है जो फंसा हुआ है, इस पर समाजवादी पार्टी की आधिकारिक मांग क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की आधिकारिक मांग ये है कि इसकी सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के माननीय सिटिंग जज से इसकी पूरी जांच कराई जाए, दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही है, लेकिन जो सरकार, जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं, आप उनका रवैया देख सकते हैं कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये धांधली सिर्फ आज निकल कर नहीं आई है। जिस समय पेपर हुआ उस समय भी ये शिकायतें आई थी कि जगह जगह सेंटरों से पेपर आउट हुआ। उसके बाद उसमें कैटेगरी की जो पूरा आरक्षण को लेकर है, उस दिक्कत को भी जो है पाया गया कि इस कैटेगरी के लोगों का दूसरी कैटेगरी में चयन हो गया। और सबसे बड़ी बात जो पिछले दिनों खुलकर आई, एक तरफ जो है आप हाईकोर्ट में और जो है न्यायालय में जाकर इस बात की जांच करवा रहे हैं कि जो तमाम प्रश्न गलत पाए गए, लेकिन इसी में एक और विफलता जुड़ गई जब ये पता चला गया कि सीटें खरीद फरोख्त की गई हैं। 8-8, 10-10 लाखों में, नकल ही नहीं, 8-10 लाख में बेचा गया है। और जब प्रयागराज की पुलिस ने उसकी जांच की तो वो जांच कहाँ पहुंची, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस शहर पश्चिमी की आप बात कर रहे हैं, उस विधायक के प्रतिनिधि का नाम मोस्ट वांटेड में आता है, जो कि चंद्रमा यादव जी का। और उसके बाद इससे पहले भी जब टीईटी की परीक्षा हुई थी तो वो उसमें भी पेपर आउट, और पूरा केएल पटेल जी जो प्रतापपुर से जो है अपने टिकट भी मांग रहे थे, और वो तो समाजवादी जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी से ही वो जिला पंचायत सदस्य थे। देखिए थे, लेकिन आज इसीलिए नहीं थे क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते थे। समाजवादी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को, समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो कम से कम समाज में भ्रष्टाचार न करें। और मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूँ कि केएल पटेल और चंद्रमा यादव बहुत छोटे नाम है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स का हाथ है। और ये जो पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी गई, वो जांच इसीलिए एसटीएफ को सौंपी गई क्योंकि प्रयागराज पुलिस उन बड़े नेताओं के गिरेबान तक पहुंच चुकी थी। उसमें प्रयागराज के भी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। लेकिन और ये आपने एसटीएफ को किसको जांच सौंपी सरकार ने? ये वही एसटीएफ है जो एलटी ग्रेड परीक्षा पेपर आउट के 2 साल से जांच कर रही है, अभी तक नहीं पूरी, लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो नौजवानों में बहुत रोष है, एक भी भर्ती परीक्षा आप पूरी नहीं कर पाए। नलकूप भर्ती परीक्षा जिसमें कक्षा 5 योग्यता होती है, उसमें भी आपका पेपर आउट हो जाता है। सिपाही भर्ती में आपका पेपर आउट हो जाता है। लोक सेवा आयोग में आपका पेपर लीक हो जाता है। हम लोगों ने 2017 में उस आंदोलन को भी किया। तो एक भी भर्ती परीक्षा आप नहीं करा पाए। आपने समाज को बांटने के अलावा, समाज में नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। नौजवान सड़कों पर है, नौजवान को समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, हम लोग तो इलाहाबाद में है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ है उत्तर प्रदेश का, लेकिन आज यहाँ का नौजवान, रोज सुनने में आता है कि छोटा बगाड़ा में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली, रोज सुनने में आता है कि अल्लाहपुर में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। आप हत्याओं का दौर अगर उसकी बात कर लें तो लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल कर चुका है भारत का। जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार के अंदर जरा भी नैतिकता है तो 69,000 भर्ती परीक्षा पे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच में पुनः जाना चाहिए। चलिए, ये तो अभी साल भर का समय बचा हुआ है चुनाव में, क्या आपको लगता है कि ये परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए या जांच से ही जो है इसको? देखिए, अब इस परीक्षा में इतनी ज्यादा अनियमितताएं आ चुकी हैं। परीक्षा रद्द हो और परीक्षा की जांच हो, सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, क्योंकि अनियमितताओं का आलम यह है कि हर स्तर पे अनियमितता है। और तमाम ऐसे नौजवान, मतलब जो कुछ सिलेक्ट हुए उनका भी
आपने भविष्य खतरे में डाल दिया और लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर आपने इस बात की, आप सोचे कि जब किसी एक नौजवान का एक परीक्षा में नहीं होता, क्योंकि मैं परीक्षाएं देती हूँ, हम लोग बेरोजगारी जो रोजगार के आगे बा है उसका अर्थ हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन जब एक नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है या किसी परीक्षा को वो पास नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कितनी ग्लानि होती है। वो ये सोचता है कि मेरी उस ओर से कमी रह गई। लेकिन जब ये पूरी अनियमितता खुलकर आई तो नौजवान को भी समझ में आया कि ये उसकी अपनी कमी नहीं है। ये सरकारें जब सीटों को बेचेंगी, खरीदेंगी, आप 8-8, 10-10 लाख में सीटों को बेच रहे हैं, तो कहाँ से इस नौजवान का मनोबल टूट चुका है पूरी तरीके से। ऋचा जी, अब एक थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हुए एक सवाल पूछते हैं। आप कोई ऐसी घटना बताइए, राजनीतिक घटना बताइए, जिसको आप कभी याद नहीं करना चाहेंगे जिंदगी में। जब मैं छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करती थी और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब हमारे कैंपस में आ रहे थे और हम लोगों ने विरोध किया था कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति जो कि सोच रखते हैं इस तरीके की, उनको कम से कम विश्वविद्यालय परिसर में, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र होते हैं, हर उनकी भावनाएं आहत होनी चाहिए। तो उस पीसफुल प्रोटेस्ट में, उस गांधीवादी आंदोलन में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, क्योंकि उस समय के फूलपुर के सांसद भी जो कि अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके संरक्षण में और तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में जिस तरीके से मुझ पे और तमाम आंदोलन कर रही लड़कियों पर देर रात हमला हुआ था, मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो घटना मुझे बार बार याद आती है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर एक छात्र संघ की अध्यक्ष अपने विश्वविद्यालय परिसर में या अपने ही शहर के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आप एक आम लड़की की परिकल्पना कर सकते हैं कि मैंने तो जो जिया, मैंने उसको झेला, वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर एक वो बड़ा प्रश्न चिन्ह था, छात्राओं की सुरक्षा के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्राओं को अपना निशाना बना रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। ये तो एक दुखद घटना हो गई जिसको आप कभी याद नहीं करना चाहेंगी। कोई एक सुखद घटना भी बता दी जिसको कोई भूलना नहीं चाहेंगी। देखिए, जब मैं शहर पश्चिमी में चुनाव का टिकट लेकर गई और माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मेरे ऊपर भरोसा किया, तो जब मैं लोगों के घरों में जाती थी अपने प्रचार के लिए, गाँव में जाती थी, शहर में जाती थी, तो लोग जिस तरीके से मुझे पहचान रहे थे, लोग जिस तरीके से मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे थे, वो मेरे लिए अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चुनाव लड़ना जीतना, आप शुरू में मुझसे पूछ भी रहे थे, चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, लेकिन मैं मरते दम तक, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन मैं मरते दम तक अपनी शहर पश्चिमी विधानसभा को नहीं छोड़ूंगी, उनके लोगों के बीच में खड़ी रहूंगी। चलिए, 2022 पर एक बार फिर चर्चा करते हैं। वैसे आपने तो पहले भी कह दिया है, आपको लगता है कि असेंबली हंग होगी या किसी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बाहर जाएगी, जो कि पूर्ण बहुमत से आई थी, वो पूर्ण बहुमत को जो है उससे बाहर जाएगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, कोई भी दल हो, कोई भी दल का नेता हो, किसी भी दल की बात मैं करूं, हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहता है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, भोर हो, आप भी उपलब्ध रहती होंगे। आप लोग नींद पूरा कैसे ले पाते हैं? स्वास्थ्य के लिए नींद भी तो जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति इतना आसान काम नहीं है और कई बार जितना दूर से देखने में लगता है, और विशेषकर उन लोगों के लिए तो कतई आसान नहीं है जो सामान्य पृष्ठभूमियों से आते हो, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना रही हो, और आपको और महिलाओं के लिए राजनीति और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको 24 घंटे लोगों के बीच में उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन ठीक है, ये चुनौतियां हैं, इनको सामना करना चाहिए। और मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगी कि दुनिया में 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविड पर विजय पाई है, और उन 7 देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं। ये तो बधाई है महिलाओं के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न जी ने अभी पिछले दिनों में पूरी तरीके से कोविड को खत्म कर दिया है। इसी तरीके से जर्मनी में तो महिलाएं प्रतिनिधित्व के लिए तैयार भी हैं, और ये बिल्कुल चुनौती है। स्वास्थ्य भी चुनौती होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं साथ ही साथ अपनी पीएचडी भी कर रही हूं, तो मेरे लिए ये भी चुनौती है। लेकिन ये चुनौतियां ही हमें मजबूत करती हैं कि हम लोगों के बीच में हर वक्त खड़े रहें। और अभी तो कोविड से हम लोग जूझ रहे थे। मैं आपको बताऊं कि मैं फिर कहना चाहती हूं कि वर्तमान विधायक तो अप्रवासियों की तरीके से शहर पश्चिमी विधानसभा में आते हैं और शायद उनकी भाषा में उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि लेकिन हम लोग लगातार जनता के सुख दुख में खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। ऋचा जी, क्लोजिंग के पहले मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल थोड़ा पर्सनल है, इतना भी पर्सनल नहीं है, पूछा जा सकता है। एक, आप कामयाब नेता हैं और समाज सेविका भी हैं। अभी हमने देखा कि आपका स्टेटस सिंगल है, कब मिठाई खिला रही हैं? देखिए, मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है और मुझे समाज के लिए काम करना है। अब ये तो बहुत सारी चीजें जो है ऊपर तय होती हैं, तो कुछ चीजें उसके लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अपने सामाजिक जीवन के दायित्वों को निर्वाह करने के बीच में उसको लेकर आऊं। तो मैं जरूर, ये मेरे लिए अहम सवाल नहीं है और इस पे कोई बात नहीं। नेताजी, लास्ट क्वेश्चन मेरे हैं, शहर पश्चिमी की जनता को आप ऋचा सिंह क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शहर पश्चिमी की जनता को मैं केवल एक संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में, और सिर्फ चुनावों में ही नहीं, आप ऐसे लोगों को अपने बीच में चुनाव करिए जो आपके बीच में खड़े होकर आपके सुख दुख को बांट सके। और आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वर्तमान पार्टी के लोग हैं वो सत्ता बल से लड़ेंगे, लेकिन हम जनबल से लड़ेंगे, वो बाहुबल से लड़ेंगे, हम आत्मबल से लड़ेंगे और वो तमाम तरीके के मिथ्या, नफरत, झूठ को फैलाकर लड़ेंगे। लेकिन आपको अपने बीच के लोगों का चुनाव करना होगा। और बाकी संदेश के रूप में मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि शहर पश्चिमी की जनता ही सर्वोपरि होती है। मैं जनता को संदेश देना नहीं चाहती, मैं जनता से संदेश लेना चाहती हूँ। उसका इशारा मेरे लिए आदेश होगा कि उसको जिस तरीके की जरूरत होगी उस तरीके से उनके बीच में खड़ी रहेंगे। चलिए ऋचा जी, आप हमारे टॉक शो में भागी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी की युवा नेता ऋचा सिंह जी थी। ऋचा सिंह जी का कहना है कि समाजवादी लोग ही कट्टरवादी लोगों से मुकाबला करते हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग ही जो है मानते हैं कि जनता के अंतिम पंक्ति तक या अंतिम लाइन तक जो सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी जितना विकास की उसको उसने प्रचारित नहीं कर पाई, इसी वजह से उसको थोड़ा सा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और शहर पश्चिमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सबके दिलों में राज करती हैं और आगामी विधानसभा चुनाव शहर पश्चिमी से ही लड़ेंगी अगर पार्टी ने कहा तो। आगे भी हम आपको नेताओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी।